यूनिक ग्रोथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम आगे कक्षा 10 का पार्ट फर्स्ट और उसका पार्ट दूसरा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से देखें। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, ध्यान से सुने। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हो, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इस लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं व्यक्ति अपनी हार मान सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई अगर बच्चा एक बार हार भी जाता है तो उसे इतनी सीख मिलती है कि शायद जीतने वाला तो उससे कुछ सीखता भी नहीं है, क्योंकि हारता है ना तो उसको उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मैं हारा क्यों, क्या कारण था, क्या कमी रह गई। उस कमी को दूर कर लेना ही जीत है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आगे चलते हैं। और हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण हैं उनको बीजगणितीय विधि के माध्यम से हमने क्या किया था, संतुलित किया था। अब आगे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण अगर हम जैसे बनाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, क्या कारण है, इनसे क्या होता है। देखिए ध्यान से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से यानी कि यह अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया में भाग लेकर, यह अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणों वाले, नए गुणों वाले पदार्थों का, पदार्थों का निर्माण करते हैं। देखिए फिर से, हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्यों बनाते हैं, रासायनिक समीकरण का क्या कार्य है। तो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में, इसी में, कि एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जबकि जो उत्पाद होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारकों के मिलने से जो अभिक्रिया संपूर्ण होती है वो क्या बन जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगर हम कहें अर्थात रासायनिक समीकरण, अर्थात रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रासायनिक समीकरण किससे बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण की कुछ क्या होती हैं, कंडीशन होती हैं, उसको ध्यान से देखें। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए बहुत सारी बातों का क्या होता है, ध्यान रखना होता है। तो रासायनिक समीकरण के क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के फ्रैक्शन होते हैं। और इसके माध्यम से देखो क्या क्या हो सकते हैं रासायनिक समीकरण में फ्रैक्शन जो है उसमें। देखिए पहली बात कौन सी आती है, और वो क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अगर हम रासायनिक समीकरण बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसकी अवस्था में क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन, देखें अवस्था में परिवर्तन,
अब अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है उसको समीकरण के माध्यम से आप देखेंगे। देखिए पहले लिखते हम इसमें क्या, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, और शब्द समीकरण में क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे अभिक्रिया करवाएं, हाइड्रोजन गैस से क्या करवाएं, अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या बनेगा, देखिए शब्द समीकरण में हमने लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। मेथेनॉल बनता है। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा शब्द समीकरण। नेक्स्ट जो लिखेंगे इसी का क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में आप देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, और ये ही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए CO2 नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड C और O। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3OH का निर्माण होता है। तो देखो अवस्था में परिवर्तन के लिए यहाँ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, और ये इस अवस्था में देखो ये तो गैसीय अवस्था है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने से क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरी बात आती है वो क्या है, देखिए अवस्था में परिवर्तन अब किसमें हो सकता है, रंग में परिवर्तन। किसमें, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के लिए हम देखते हैं, और वो क्या है, रासायनिक समीकरण के माध्यम से देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण रंग में परिवर्तन का देखते हैं। जैसे लोहे में क्या लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो लोहा खुद चाहिए Fe, और क्या चाहिए, नमी चाहिए। क्या चाहिए, नमी चाहिए। उससे इसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगी, नमी भी मिल जाएगी। इसी कारण से आगे क्या बनेगा, Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4, यानी कि इस आयरन की फेरस की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं, जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe3 और O4 का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, इसमें रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ये लोहा कैसा था, भूरा, सॉरी यहाँ पर कैसा था, हरा, लेकिन यहाँ कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपने देखा अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और क्या हो सकता है, गैसों का उत्सर्जन। किसका, गैसों का उत्सर्जन में हम देखते हैं क्या होता है, तीसरे नंबर पर क्या है, गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन में देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन गैस नहीं ले तो किसकी, तो धातु है जिंक। क्या, जो धातु है जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएं, H2SO4। देखिए जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने से क्या बनता है, देखिए क्या होगा, इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक किससे, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से ये इसका क्या कर लेगा, स्थान ले लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल
जाएगी। तो इसके माध्यम से हमने पढ़ा कि गैसों का उत्सर्जन कैसे होता है। तो जिंक यानी धातु की अभिक्रिया गंधक का सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो हमने इसमें भी देखा कि क्या गैसों का उत्सर्जन में गैस का क्या हुआ, इसमें उत्सर्जन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर तक हमने देख लिया, जो है तापमान में परिवर्तन। किसमें, तापमान में परिवर्तन। और तापमान में परिवर्तन में क्या है, देखिए तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के लिए क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या जो कली चूना है उसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, जल के साथ। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ये है, ये क्या है, कली चूना। क्या है, कली चूना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जबकि ये क्या है, बुझा हुआ चूना। ये कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना। देखिए याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए आपको इसमें विशेष ध्यान दें। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना। तो आपको पता है कि जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है। तो आपको ये देख लेना है कि इसके साथ H2O कहीं है क्या, नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसके साथ H2O का कोई मेल खाता ही नहीं है, इसके पास ही नहीं है। जबकि इसके साथ कौन है, H2 और O, यानी H2O, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब इसके साथ कौन है, OH है, और OH है उसके साथ वो क्या होगा। अगर इस चूने में कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करते हैं, पानी को डालते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। यानी चूना कब बुझ सकता है, जब उसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। तो CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बुझा हुआ चूना। जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, उसमें अवक्षेप का बनना। किसका, पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, देखिए अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। और अवक्षेप का बनना में लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवाएं, पोटेशियम आयोडाइड से। अगर क्या करवा दें, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करवा दें तो देखिए अवक्षेप कैसे निर्माण होता है। अगर लेड नाइट्रेट PbNO3 O2 यानी लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर अभिक्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान रखना, पहला अक्षर इसमें क्या होता है प्लस, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, और इसके आगे भी क्या होता है, ऐसे होता है। तो प्लस के साथ तो कौन हो जाता है माइनस, और माइनस के साथ कौन हो जाता है प्लस। तो ऐसी अभिक्रियाओं में ध्यान दें। Pb के साथ कौन है I, तो क्या बन सकता है PbI2। Pb की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए क्या हो गया PbI2 प्लस क्या बनेगा आगे, क्या बच गया KNO3। क्या बच गया KNO3, क्या बच गया KNO3। तो देखिए ये जो है, ये जो निशान है तीर का जो एरो है, अगर ये तीर का एरो ऊपर है तो ऊपर तो क्या होता है, गैस के बारे में बताता है कि गैस का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। लेकिन अगर एरो नीचे है तो ये क्या बताता है कि जो ये निर्माण है किसी का भी, चाहे कुछ भी हो, उसका क्या हुआ है, यहाँ पर अवक्षेप
हुआ है। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी बर्तन में जो तले में जाकर के अवशेष के रूप में बैठ जाता है वो क्या है, PbI2। और इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट, सॉरी क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड, क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड। ये है हमारे पास क्या, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने से Pb2 और KNO3 का निर्माण होता है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो हमने क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण प्रक्षेपण में जो पढ़ा उसने क्या क्या पढ़े हैं, ये देखिए क्या क्या। पहला था हमारा क्या था, गैसों का निर्माण, गैसों का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। बहुत सारे हमने 5 इसमें क्या देखे हैं, प्रक्षेपण देखे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखें रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हमारा चक्र है, आगे देखिए जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित क्यों किया जाता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो देखिए क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। उसमें देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेने से उसके जो अवस्थाएं हैं उनमें जो भाग ले रहे हैं पदार्थ उनका पता लगता है। तो हम पहली बात क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद का पता चलता है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, उसमें हमारे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद का पता चलता है। दूसरी बात क्या है कि जो अभिक्रिया में, दूसरा जो पॉइंट है कि जो अभिक्रिया में, या फिर क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे या जिसका निर्माण हो रहा हो उसका पता चलता है। देखो पहला पॉइंट आपने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद का पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे या फिर जिसका निर्माण हो रहा हो उसका पता चलता है। तीसरा जो बिंदु है वो देखिए क्या है कि पदार्थ की अवस्था का पता चलता है। देखिए ये 3 बिंदु हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद का पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे या जिसका निर्माण हो रहा हो उसका भी क्या चलता है, पता चलता है। पदार्थ की अवस्था का पता चलता है, यानी कि कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस, इनका क्या मालूम चलता है, पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद में
सभी तत्वों व परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है, देखिए रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद या अभिकारक व उत्पाद में सभी तत्वों व परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि बराबर कैसे होता है। देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। जैसे C+O2 और क्या बनता है, CO2 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो देखो इधर भी कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। जो हम इस चैप्टर में हीट एंड ट्रायल जो मेथड होता है वो छोटे समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, उसका काम में लेते हैं। हीट एंड ट्रायल जो विधि है वो छोटे समीकरणों को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छी क्या होती है, कारगर साबित होती है। तो देखिए इसमें करते हैं, और कार्बन जो है, कार्बन का जो द्रव्यमान भार है यानी जो इसका द्रव्यमान है वो कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर पे है कि परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16, और 16 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, यानी कि ये कितना हो गया, 32। इधर जब चलते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन O2 है, तो क्या हो जाएगा 16 गुना 2। तो देखिए 12 तो ये हो गई प्लस 16 गुना 32, टोटल कितने हो गए, ये होते हैं 44। कितने हो गए, टोटल हो गए 44। तो इधर भी देखो 16 गुना 32 यानी कि 6 प्लस कितने हो गए, 32। ये भी कितने हो गए विद्यार्थियों, 44। हमने यही तो बिंदु लिखा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक तीर के निशान के जो पीछे होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक व उत्पाद का निर्माण हुआ, गैस बनी CO2। तो देखिए सभी तत्वों में परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर भी 44 है, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी कितने हैं, 44 है। दूसरा आपको उदाहरण लेके दिखाता हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए जो उदाहरण है उसको ध्यान से, कि Mg+O2 क्या बन गया, MgO। देखिए एक बार आपको कुछ दिखाता हूँ, आप भी इसी बात पे गौर करना। अगर हम ऐसे की ऐसे इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, बनाते हैं, आगे इनका द्रव्यमान चेक करते हैं, तो देखना क्या होती है मिस्टेक। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। कितना होता है, 12 गुना 24, 12 नंबर पे है तो 24 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 16 गुना 2, तो ये कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 24 प्लस कितना हो गया, 32। कितना हो जाएगा ये, बराबर यही लगा लेते हैं, 2 4 6, 3 और 2 5, यानी कि ये कितना हो गया, 56 हो गया टोटल। लेकिन इधर जब हम करते हैं तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, कितना 16, सॉरी कितना हो गया 16। तो ये कितना होता है, 28। इसका मतलब ये तो 28 है और ये कितना है, 56 है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या की है, मिस्टेक की है। ऐसे हमें पता चलेगा कि अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या बराबर है, क्या नहीं है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये कंकाली समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, या फिर ढांचा समीकरण। उस अवस्था में तो यह बना हुआ है, क्या कंकाली समीकरण, असंतुलित समीकरण तो ये फिलहाल में है। लेकिन इसको जब संतुलित करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन केवल कितना है, 1 है। तो इसको फिर से क्या करेंगे, पहले इसको हम संतुलित करके देखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान संख्या अभिकारक व उत्पाद का क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे विशेषकर यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है,
और पिछले चैप्टर में इसी पार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ 2 नहीं लगाना है, अभिक्रिया में जो जहाँ भी उसको संतुलित करना हो उसके आगे लगता है। तो यहाँ अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन तो इससे गुना होके 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम फिर से 2 हो गया, तो इधर भी मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 की वजह से अब इसको जब मैं करूंगा तो कितना होगा, 2 गुना 24, 12 गुना 24 कितना हो गया, 24 प्लस इसका कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 2 कितना हो गया 32, यानी कि 16 गुना 2, और इधर होगा कितना, देखो 2 गुना 24 प्लस ये इससे गुणा है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 16। तो देखिए कितना हो गया 48 प्लस 32 और 48 प्लस 32, देखो ये कितने हो गए 10 1 80, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 80, और ये भी कितने हो गए 80। इससे हमें पता चला कि अभिकारक और उत्पाद में क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर होती है। तो हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया कि उसमें अभिकारक और उत्पाद का पता चलता है, कौन सी अवस्था में कौन सा पदार्थ बन रहा है, कौन सा उत्पाद किस अवस्था में है, कौन सी जो अभिकारक है वो किस अवस्था में है, वो हमने इसके बारे में क्या की, जांच की। नेक्स्ट हम देखते हैं, और नेक्स्ट आपको फिर से आपको बताते हैं कि जो ये चैप्टर है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अब हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है, ये हमने रासायनिक समीकरण के निर्माण में हमने इसकी बातें की है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का पता चलता है, और भौतिक अवस्थाओं में देखो कौन कौन सी होती है, इसको विशेषकर देखना कि पदार्थों की भौतिक अवस्था, पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक होगा इसमें ठोस, जिसको एस आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा, सॉलिड जिसको बोलते हैं। दूसरा होगा द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड, एल से मिलेगा। और जो तीसरी है वो क्या है, गैस है, और इसको किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, जलीय विलयन। क्या होता है, जलीय विलयन। और जलीय विलयन को किससे लिखते हैं, AQ से, यानी कि एक्वस जो होता है वो क्या होता है, जलीय विलयन होता है। तो देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे कि Zn की अभिक्रिया किससे करवाए थे, H2SO4 से। जो H2SO4 है ये क्या है, एक्वस का काम करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का जो तनु अम्ल है वो क्या है, एक्वस है। जैसे HCl है, जैसे हम अगर सोडियम की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा NaCl, और बाहर क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जो NaCl है, NaCl क्या है, जलीय विलयन है, एक्वस है। ऐसे हम इनमें क्या करेंगे, अवस्थाओं के बारे में पता लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में हमने अच्छे से बताया और आपने अच्छे से किया। तो अब अवस्थाओं के साथ इस समीकरणों को क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे लोहे की अभिक्रिया जल के साथ जब कराते हैं तो क्या बना था, Fe3O4 का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और बाहर क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसमें हम देखते हैं कि Fe ये क्या संतुलित है क्या, नहीं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि अभिक्रिया संतुलित है या फिर नहीं है। तो देखो Fe अकेला है, Fe यहाँ 3 है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, असंतुलित अभिक्रिया है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, असंतुलित या कंकाली, या फिर कंकाली क्या है, समीकरण है। तो देखिए आगे चलते हैं, इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, और संतुलित करते हैं तो Fe3 है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना
पड़ेगा। यहाँ तो 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन 4 हो गई, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, लेकिन यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाती है, 4 दूनी 8, और 8 होने की वजह से इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको भी 8 बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हुई, समीकरण संतुलित करना, समीकरण संतुलित अवस्थाओं के साथ, अवस्थाओं के साफ करते हैं। तो देखिए हमने इसमें अच्छे से क्या कर लिया इसको, ये तो क्या है यहाँ पर सॉलिड अवस्था में लोहा, जल जो है क्या है, जल क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर Fe3O4 जो किसमें है, सॉलिड है, और जल हाइड्रोजन गैस यानी कि यहाँ जिसे इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये हमें किस अवस्था में मिल गई, समीकरण संतुलित भी है और किसके साथ है, अवस्थाओं के साथ भी है। नेक्स्ट देखते हैं, और वो क्या है, यानी कि BaCl2 की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, Na2SO4 के साथ करवा देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए BaCl2 में अभी मैंने बताया पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस वाला किसके साथ चला जाएगा, माइनस के साथ, और माइनस वाला प्लस के साथ। तो BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4, और क्या बनेगा, कौन बच गया, NaCl, कौन बच गया, NaCl का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है, क्या, जो बेरियम क्लोराइड है वो जलीय विलयन में है, एक्वस के माध्यम से इसको क्या कर देंगे, हम दर्शा देंगे। बेरियम क्लोराइड का विलयन है, क्या है, विलयन है, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है, एक्वस के रूप में हमें प्राप्त हुआ, और जो NaCl है ये भी किसमें मिला, हमें एक्वस के रूप में मिला, और जो BaSO4 है ये भी किस रूप में मिला, हमें एक्वस के रूप में मिला है। तो देखिए BaCl2 का मतलब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराने से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और क्या बन गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और दो अभिक्रियाएं हमने ये किसके साथ की, अवस्थाओं के साथ की हैं। अब देखिए NaOH की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, NaOH की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे, किससे, HCl से करवाते हैं। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ कौन आएगा, माइनस, और इसके साथ कौन रहेगा, प्लस के साथ माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl, देखिए Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl यहाँ आ गया, और OH ये रहा, H ये रहा, तो बाहर क्या बन जाएगा, H2O, ये हमारे को क्या प्राप्त हो गया। अब देखो इस NaOH, HCl, NaCl और H2O में ये क्या है, एक्वस है, क्या है, जलीय विलयन है सोडियम ऑक्साइड का, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, ये विलयन है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल, HCl ये भी क्या है, जलीय विलयन में है, और ये NaCl भी किसमें है, एक्वस में है, लेकिन जो जल है ये किसमें है, लिक्विड अवस्था में है। तो किसके साथ लिखेंगे हम, L के साथ, यानी कि लिक्विड की अवस्था में हम इसको लिख देंगे। ऐसा करने से प्यारे स्टूडेंट क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो कॉपी जांच करते समय ये देखेगा कि बच्चे की तैयारी बहुत ही क्या है, अच्छी है, उसने अभिक्रिया को संतुलित करने के साथ साथ अवस्थाओं का भी ध्यान रखा है। तो इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से क्या किया, 3 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है, देखिए अब जो हम पाठ की अच्छे से जो शुरुआत है पाठ की, जहां से
4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी शुरुआत पाठ की अब यहाँ से होती है। और वो शुरुआत देखिए कैसे है। अब हम अभिक्रियाओं के माध्यम से क्या करेंगे, पाठ को समाप्ति की ओर ले जाएंगे और हमारे लगभग 2 या 3 क्या बनेंगे, पाठ बनने वाले हैं। तो हमारा अगला पाठ जो है वो क्या बनेगा, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जो हमारी पॉइंट है, बिंदु है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इनको पढ़ें। अच्छे अच्छे प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से होती है इस पाठ की। इससे पीछे लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से पूछेगा। बहुत सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ ही दिन में फिर से क्या करेंगे, उपलब्ध करवा देंगे। थैंक यू, वेरी गुड।